एपिसोड 120 से 140। हेलो दोस्तों, अब तक आपने पिछले एपिसोड में सुना कि रुद्र अपने हेलविला से निकलकर चला जाता है। वहीं अक्षत को अर्ना और प्रणव परेशान करने लगते हैं और उस लड़की के बारे में पूछने लगते हैं। अच्छा है, अब आगे रुद्र वहां से निकलकर तुरंत ही अपने ऑफिस चला आता है। उसका ऑफिस बिल्डिंग के सबसे ऊपर फ्लोर पर था। वह बिल्डिंग जो उसकी कंपनी थी यानी RS सिंघानिया कंपनी थी, वह पूरे 40 फ्लोर की थी और ऊपर के 40वें फ्लोर पर रुद्र का केबिन था, जहां आने की इजाजत बस कुछ खास लोगों को ही थी। रुद्र के आसपास कभी भी कोई लड़की नहीं रहती थी क्योंकि वह लड़कियों से इतनी ज्यादा नफरत करता था कि उसने अपने आसपास के एम्प्लॉय गर्ल्स नहीं रखी थी। सारे वहां बॉयज ही काम किया करते थे। वहीं रुद्र अपने ऑफिस में अपने रूम के अंदर खड़ा था। वह इस समय बाहर खिड़कियों से शहर के दूर दूर तक फैले चकाचौंध को देख रहा था। इस समय उसकी आंखें बहुत ही ज्यादा ठंडी थी। उसके मन में इस समय कुछ पुराने ख्याल चल रहे थे। कॉलेज का टाइम था जब रुद्र कॉलेज जाया करता था। वहां भी उसके दोस्त अर्नव, यतीन और प्रणव थे। ये लोग रुद्र के साथ बचपन से ही रहते थे, लेकिन इन सब के साथ एक लड़की भी हुआ करती थी जिसका नाम लीसा था। लीसा की दोस्ती इन लोगों के साथ बहुत ही अच्छी थी। रुद्र ऐसे शांत शांत रहने वाला शख्स नहीं था। उस वक्त वह हंसता मुस्कुराता था। वैसे वह बचपन से ही ज्यादा बातूनी नहीं था, लेकिन फिर भी उसके होठों पर हंसी देखी जा सकती थी। वह अपने लोगों से बहुत ही ज्यादा प्यार करता था और उनके साथ खुलकर बातें करता था। इसी वजह से वह लीसा से भी उसी तरह बातें करता था। अलीसा भी रुद्र की अच्छी दोस्त थी। वह लोग बहुत ही अच्छी टीम बनाकर एक साथ रहते थे। लीसा एक अच्छी फैमिली से थी, इस वजह से उन सब की दोस्ती बहुत ही गहरी थी। लीसा के पापा भी एक अच्छे बिजनेसमैन थे, पर उन्होंने अपनी बेटी को बहुत ज्यादा लाड प्यार से पाला था। वही लीसा की आदतें बहुत ही खराब थी। उसे जो चीज चाहिए होती थी, वह उसे हासिल करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती थी। वह बहुत ही जिद्दी और घमंडी किस्म की लड़की थी, लेकिन वह कभी भी रुद्र के सामने अपना असली रूप नहीं दिखाती थी। वहीं अर्नव और प्रणव के साथ वह बहुत ही बुरा ट्रीट करती थी, जिस वजह से वह लोग उसे पसंद नहीं करते थे। यतिन थोड़ा मजाकिया और बातूनी था, इसलिए वह सब बातों को इग्नोर कर देता था, जिससे लीसा की हरकतों को भी वह हमेशा इग्नोर करता था। पर प्रणव और अर्नव उसकी हरकतों को टारगेट नहीं कर पाते थे। वह बार बार रुद्र को बताते थे, पर रुद्र उनकी बातों को टाल देता था। वैसे भी लीसा बस उसकी दोस्त थी, कौन उसे उसके साथ घर बसाना था। लेकिन लीसा को उससे प्यार हो गया। धीरे धीरे वक्त ऐसे ही गुजरता गया और लीसा का पागलपन उसके साथ साथ बढ़ता गया। और एक दिन ऐसा आया जब लीसा ने रुद्र को पूरे कॉलेज के सामने प्रपोज कर दिया। वहीं रुद्र को लीसा की हरकतों के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं था, जिस वजह से वह उसके इरादे को नहीं समझ पाया, वरना वह उसे ऐसा करने से पहले ही रोक देता। लेकिन वह लीसा को सिर्फ अपनी दोस्त मानता था। वह कैसे उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट कर सकता था। वहीं रुद्र को जब उसने पूरे कॉलेज के सामने प्रपोज किया तो रुद्र ने उसे बिना सोचे समझे एक ही पल में मना कर दिया, जिस वजह से लीसा की वहां बहुत ज्यादा बेइज्जती हुई। वहीं जो लीसा की चमचियां उसके साथ रहती थी, टिया और डिम्पल, वह लोग इस काम में अच्छे से आग में घी का काम करने लगी। उन लोगों ने लीसा को बहुत भड़काया, जिस वजह से लीसा के मन में बस एक ही ख्याल था, रुद्र से अपनी बेइज्जती का बदला लेना। वह रुद्र को अभी भी किसी भी कीमत पर पाना चाहती थी और अगर रुद्र ने उसकी बेइज्जती की है तो अब उसका खर्चाना उसे भुगतना ही पड़ेगा। उसने न्यू ईयर की पार्टी में रुद्र की ड्रिंक में नशा मिला दिया, जिस वजह से रुद्र को पार्टी छोड़कर जाना पड़ा। वहीं अर्नव और प्रणव ने जब उसे पूछा कि वह पार्टी छोड़कर कहां जा रहा है, तब उसने कहा कि उसे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है और उसका सर पता नहीं क्यों चकरा रहा है उसकी बात को सुनकर।
अर्ना और प्रणव सोचते हैं शायद उसकी तबीयत ठीक नहीं है, तो वह उसे वहां से जाने के लिए बोल देते हैं। वो सब लीसा के इरादे से बिल्कुल भी अनजान थे। रुद्र वहां से तुरंत ही निकल कर जाने लगता है, लेकिन धीरे धीरे उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब होने लगी थी, जिस वजह से अब उसे घर जाने में मुश्किल लग रहा था। तो वह वहीं एक रूम बुक कर लेता है। वही लीसा जैसे ही देखती है कि रुद्र होटल में ऊपर की तरफ जा रहा है, तो वह भी चुपके चुपके उसके पीछे जाने लगती है, और जब रुद्र अपने बुक किए हुए रूम में घुसता है तो लीसा भी उसे जबरदस्ती धक्का देकर उसके पीछे अंदर आ जाती है। उसके ऐसा करने से रुद्र घबरा जाता है। उसे अंदाजा हो गया था कि जरूर कुछ गड़बड़ है। वह अपनी धुंधली आंखों से जब देखता है तो उसके सामने लीसा दिखाई देती है। वह थोड़ा रिलैक्स हो जाता है और बोलता है कि लीसा मेरी हेल्प करो, लगता है मेरी तबीयत खराब हो रही है और डॉक्टर को बुला दो। तब लीसा बोलती है कि डोंट वरी, मैं तुम्हारी मदद करने ही आई हूँ। इतना कहकर वह रुद्र को अंदर की ओर धक्का देती है, जिस वजह से रुद्र जो अभी दरवाजे पर ही खड़ा था वह अंदर चला जाता है। तब लीसा भी उसके साथ साथ अंदर आ जाती है। वही रुद्र जो अब धीरे धीरे नशे की चपेट में आ रहा था, वह जब लीसा को ऐसा करते देखता है तो वह उसे गुस्से में बोलता है, ये तुम क्या कर रही हो। तभी लीसा उसकी बातों को इग्नोर कर दरवाजा बंद कर लेती है। अब रुद्र को कुछ अनहोनी होने का अंदाजा लग गया था। वह लीसा को चिल्लाते हुए बोलता है, क्या तुम पागल हो गई हो, इसलिए ऐसी हरकत कर रही हो। मैं बोल रहा हूँ दरवाजा खोलो, अभी तुरंत दरवाजा खोलो। वो ये सब बोलते हुए उसकी जबान लड़खड़ा रही थी। उससे बिल्कुल भी खड़ा नहीं हुआ जा रहा था, लेकिन लीसा के गलत इरादों को भांप कर वह खुद को मजबूत बनाए हुए था। वही लीसा बहुत ही बेशर्मी के साथ बोलती है कि तुम्हें क्या लगता है मैं यहाँ क्यों आई होंगी। उसकी बातों को सुनकर रुद्र उसे देखने लगता है। वह इस वक्त बिल्कुल भी सोचने समझने की स्थिति में नहीं था। वही उसे इस तरह खुद को देखता हुआ देखकर लीसा जोर जोर से हंसने लगती है और बोलती है, तुमने सबके सामने मेरे प्रपोजल को मना करके मेरी जो बेइज्जती की थी, क्या तुम्हें लगता है कि तुम इतनी आसानी से मेरे हाथों से बच जाओगे। मैंने बचपन से ही तुम्हें प्यार किया है और मुझ में क्या कमी है। इतना कहकर वह उसके और करीब आ जाती है और बहुत ही सजेक्टिव तरीके से उसके शरीर को छूने लगती है। उसके छूने से रुद्र को घिन मच रही थी। उसे लग रहा था कि अभी उसे उल्टी हो जाएगी। वैसे भी उसे ओसीडी की प्रॉब्लम थी। वह पहले से ही बहुत साफ सफाई करने वाला था। वह भले ही अपने दोस्तों के साथ उठता बैठता था, सब कुछ करता था, लेकिन फिर भी वह इन सब बातों का बहुत ही ध्यान रखता था। और लड़कियों को तो उसने कभी हाथ भी नहीं लगाया था। जहां सभी लड़के लड़कियों के साथ गहरी दोस्ती रखते थे, उनसे फ्लर्ट करते थे, वहां रुद्र उनसे दूरी बनाकर रखता था। वही लीसा धीरे धीरे कर उसके शरीर को टच करना शुरू कर देती है। ये चीज रुद्र से बर्दाश्त नहीं हो रही थी। वह उसे दूर धक्का देने की कोशिश कर रहा था, पर लीसा के मजबूत हाथों ने उसके हाथों को जकड़ रखा था, जिस वजह से वह उसे खुद से दूर नहीं धकेल पा रहा था। ली को अच्छे से पता था इस समय रुद्र पूरी तरह से नशे की चपेट में आ चुका है, जिससे वह बहुत ही ज्यादा कमजोर हो गया है। वह उसके कपड़े को खोलना शुरू कर देती है। रुद्र ना चाहते हुए भी बहकता जा रहा था, लेकिन वह खुद को कंट्रोल किए हुए था। दिशा ने उसे लव ड्रग्स दिया हुआ था, जिस वजह से रुद्र खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, लेकिन फिर भी वह लीसा से दूर जाने की कोशिश कर रहा था। पर लीसा पूरी तरह से पागल हो चुकी थी। वह उसे शर्ट के बटन को खोलना शुरू कर देती है। रुद्र उसे बार बार खुद से दूर धक्का दे रहा था। अब तो उसकी जबान भी पूरी तरह से लड़खड़ाने लगी थी। रुद्र जब खुद को नहीं बचा पा रहा था तो वह लीसा को अपनी पूरी ताकत लगाकर धक्का देता है, जिस वजह से लीसा दूर जाकर गिरती है और दीवार से टकरा जाती है, जिससे उसके माथे पर चोट आ जाती है। ये सब देखकर लीसा को इतना ज्यादा गुस्सा आता है कि उसका मन करता है कि वह अभी के अभी रुद्र को तमाचा मार दे।
उसकी हिम्मत भी कैसे हुई उसे इस तरह से धक्का देने की। लेकिन फिर भी वह अपने प्लान को कामयाब करने के लिए खुद को रोक लेती है। थोड़ी देर बाद रुद्र ने खुद को बाथरूम में लॉक कर लिया था। रीसा पूरी रात दरवाजा खटखटाती रही, पर रुद्र ने दरवाजा नहीं खोला। अंत में थक हार कर लीसा भी वहीं लेट जाती है। रुद्र की हालत इस वक्त बहुत ही ज्यादा खराब हो गई थी। वह रात भर शावर के नीचे खुद को कंट्रोल करने की कोशिश करता रहा, जिस वजह से वह पूरी रात भीगता रहा। उसके कपड़े भी बहुत ज्यादा गीले हो गए थे और जब वह बहुत ज्यादा थक गया तब वह वहीं बेहोश होकर गिर गया। लीसा की आंख सुबह जल्दी खुल गई, जिस वजह से वह अपनी जगह से उठकर अपने चारों ओर देखने लगी। तब उसे ध्यान आया कि अरे वह इस वक्त कहाँ है और उसका प्लान क्या था। वह तुरंत ही उठकर जल्दी से बाहर गई और होटल के मैनेजर से बाथरूम की लेकर आ गई और उसने बाथरूम का दरवाजा ओपन किया तो देखा कि रुद्र जमीन पर बेहोशी की हालत में गिरा हुआ है। ये देखकर उसके होठों पर एक गहरी मुस्कान आ गई। उसने किसी तरह से रुद्र को खींचकर बेड तक लाया। फिर उसे बेड में सुलाने के बाद उसके सारे कपड़े उतार दिए और फिर वह खुद के भी कपड़े उतार दिए और पहले से प्लान करके उसने जो रखा था अपने दोनों दोस्तों को उसने फोन लगा दिया। थोड़ी ही देर में वहां रुद्र के दोस्त और रुद्र के घर वाले पहुंच चुके थे। लीसा ने पहले तो सोचा था कि वह मीडिया को बुलाएगी और रुद्र की बदनामी करेगी, लेकिन फिर अगर वह ऐसा करती तो रुद्र को सबकी नजरों में गिरना पड़ता, जिस वजह से रुद्र गुस्से में आकर उसके साथ कुछ भी कर सकता था, क्योंकि उसे अच्छे से पता था रुद्र को अपनी रेपुटेशन की बहुत ज्यादा फिक्र होती है। वह कभी भी ऐसा कोई काम नहीं करता है जिससे कि उसकी रेपुटेशन डाउन हो। वह अपने आप में बिल्कुल परफेक्ट था, उससे छोटी सी भी गलती की गुंजाइश नहीं की जा सकती थी। वहीं रुद्र की जब आंखें खुलती है तो वह अपने सर को पकड़कर बैठ जाता है। उसे इस वक्त अपने सर में बहुत तेज दर्द हो रहा था, लेकिन वह खुद को किसी तरह संभालकर अपनी आंखें धीरे धीरे कर खोलता है और जैसे ही वह अपने सामने देखता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है, क्योंकि इस वक्त उसका सारा परिवार और उसके दोस्त उसके सामने खड़े थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्या हो गया कि यह लोग सब ऐसे उसके सामने खड़े हैं और वह उसे कैसे देख रहे हैं। वह कुछ समझने की कोशिश कर रहा था, तभी वह खुद को देखता है जिसके शरीर पर कोई कपड़ा नहीं था। तो वह अचानक से सबका जाता है। फिर वह कपड़ा लेने के लिए जैसे अपने बगल दूसरी साइड घूमकर देखता है तो उसकी आंखें आश्चर्य से फैल जाती है, क्योंकि उसके बगल ली लेटी हुई थी और उसने अपनी हालत ऐसी बना रखी थी जैसे मानो उसके साथ बहुत ही ज्यादा जबरदस्ती की गई हो। उसने अच्छे से अपना मेकअप कर रखा था, जिसे देखकर कोई भी नहीं बता सकता था कि यह सब बस एक झूठ है। वहीं उसे अपने पास ऐसे लेटा देखकर रुद्र का तो सर फटने को तैयार था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर में यह उसके पास कैसे आ गई। वह अपने सर को जोर से पकड़ लेता है और याद करने की कोशिश करने लगता है, लेकिन उसके सर में तेज दर्द हो रहा था। फिर भी अब जब यहाँ इतने लोग थे तो उसे तो याद करना ही पड़ेगा कि कल क्या हुआ था। धीरे धीरे कर रुद्र को सब कुछ याद आने लगता है। अभी वह अपने ख्यालों में ही डूबा हुआ था। तभी वहां दादाजी की एक तेज आवाज गूंजती है, जो गुस्से में रुद्र से बोल रहे थे कि कपड़े पहनकर तुरंत बाहर आओ। इस समय दादाजी बहुत ज्यादा गुस्से में थे। वहीं रुद्र जैसे ही अपने दादाजी की आवाज सुनता है तो वह जान जाता है कि दादाजी बहुत ज्यादा गुस्से में हैं। वहीं रुद्र के मॉम डैड, उनकी आंखों में आंसू था। उन्हें अपने बेटे पर बहुत ही ज्यादा गर्व था, लेकिन ये क्या, आज सब कुछ खत्म हो गया। उनके बेटे ने किसी लड़की के साथ यह सब किया। उन लोगों को सुबह ही किसी ने फोन करके ये बताया कि रुद्र ने किसी लड़की के साथ जोर जबरदस्ती की है। उन्हें तो अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ, लेकिन उसने जब एड्रेस सेंड किया तो ये लोग खुद को नहीं रोक पाए और यहाँ भागते हुए आए। पता करने पर इन्हें यह मालूम चला कि रुद्र ने रात को अपने नाम पर रूम बुक किया था।
रुद्र कभी भी बाहर नहीं रुकता था, तो अचानक से ऐसे रूम बुक करने की क्या जरूरत आ पड़ी। उन लोगों का दिल जोरों से धड़क रहा था और कुछ गलत होने की आशंका हो रही थी, लेकिन फिर भी वह रुद्र पर भरोसा करना चाहते थे, इसलिए वह सभी उस रूम तक आ गए। लेकिन अपने सामने का नजारा देखकर सबका दिल टुकड़ों में टूट गया था। आखिर में नजारा इतना सच्चा जो दिख रहा था, कोई भी देखकर अपनी आंखों पर यकीन ही करेगा। सब कुछ इतने प्लान से बनाया गया था। वहीं रुद्र को समझ नहीं आ रहा था कि जब वह बाथरूम में था तो बाहर कैसे आ गया। उसने दरवाजे को अच्छे से बंद किया था। इस वक्त उसका मन कर रहा था कि वह लीसा की जान ले ले। वह गुस्से से लीसा को चिल्लाता है। वही लीसा जो अभी तक नाटक करके लेटी हुई थी। जैसे ही उसकी इतनी डरावनी आवाज सुनती है, वह तुरंत ही अपनी जगह पर उठकर बैठ जाती है। इस वक्त उसने भी कपड़े नहीं पहन रखे थे, जिस वजह से अचानक से उठने की वजह से उसके शरीर से बेडशीट सरक कर नीचे हो जाती है, जिससे उसका खुला तन रुद्र के सामने आ जाता है। ये देखकर रुद्र अपनी आंखें बंद कर लेता है। सच में इस वक्त उसका मन कर रहा था कि वह उसकी जान ले ले। वही लीसा बहुत ज्यादा घबरा गई थी। वह जल्दी से उठकर ऐसे ही वहां से भाग जाती है। वैसे भी उसे इस वक्त रुद्र से डर लग रहा था। उसे बिल्कुल भी अपने शरीर के निकट होने की कोई परवाह नहीं थी। वह तो बस जल्दी से रुद्र से दूर भागना चाहती थी। उसे जो करना था उसने कर लिया। अब अगर वह रुद्र के हाथों लगी तो रुद्र उसे मार डालेगा। यही सब सोचकर वह तुरंत वहां से बिना देर किए बाथरूम में भाग जाती है और खुद को बाथरूम के अंदर लॉक कर लेती है। वही रुद्र जो अपने जानलेवा इरादे से वहां बैठा था और उसके बाहर निकलने का इंतजार कर रहा था। इस वक्त उसका मन कर रहा था कि वह लीसा का खून कर दे। उसने कई बार लीसा को आवाज दिया, पर लीसा बाथरूम से बाहर निकलने को तैयार नहीं थी। उसने तो यहाँ तक कि दादाजी को फोन कर दिया कि रुद्र उसे जान से मारने की धमकी दे रहा है। उसने अपने आप को बाथरूम में लात कर लिया है। रुद्र की हरकतों की वजह से दादाजी को रुद्र पर बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगा। पहले तो उस लड़के ने इतनी बड़ी गलती की और फिर अब यह ऐसी हरकत कर रहा है। क्या उसे थोड़ा भी अपने रेपुटेशन का ख्याल नहीं है? दादाजी ने तुरंत ही अर्नव और नौफ को रुद्र को लाने के लिए भेज दिया। वही वह लोग जब रूम में आते हैं तो रुद्र की हालत देखकर उसे कुछ नहीं बोलते हैं, लेकिन जब रुद्र देखता है कि वह लोग उसे कैसे इग्नोर करते हैं तो उसे लगता है कि वह लोग भी उसे गलत सोच रहे हैं। वह उन्हें सफाई देना चाहता था, पर सफाई देने के लिए उसके पास कुछ तो होना चाहिए। उन लोगों ने सब कुछ अपनी आंखों से देखा था। वह क्या कहे उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वैसे भी आज तक उसने किसी भी चीज के लिए किसी को सफाई नहीं दी थी, लेकिन आज उस लड़की की हरकतों ने सब कुछ बर्बाद कर दिया था। वही प्रणव रुद्र को देखते हुए बोलता है कि चलो दादाजी ने बुलाया है। वह लोग उससे ज्यादा कुछ नहीं बोलते। ये देखकर रुद्र को बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। क्या उसके दोस्त भी उस पर शक कर रहे हैं? क्या वह नहीं जानना चाहेंगे कि उसके साथ क्या हुआ? वह ध्यान से अपने दोस्तों को देख रहा था। वही वह लोग अपने सर नीचे किए हुए वहां खड़े थे। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या बोले। उन्होंने सोचा कि पहले रुद्र थोड़ा रिलैक्स हो जाए। वैसे भी इस समय सिचुएशन कुछ भी पूछने की नहीं और समझने की नहीं थी। उन्हें खुद भी तो नहीं समझ में आ रहा था। उनका दोस्त जो कभी लड़कियों को आंख उठाकर भी नहीं देखता था, आज ऐसी कंडीशन में है और लिसा ने उसे कुछ दिन पहले प्रपोज किया था। तब तो उसने उसे मना कर दिया था। तो अब इसका क्या मतलब है? वह खुद बहुत ज्यादा परेशान थे, लेकिन वह कुछ नहीं कर सकते थे। इस समय शांत रहना ही ठीक था। ये सोचकर वह लोग बिल्कुल शांत थे। वही उनकी खामोशी रुद्र के दिल में दर्द को बढ़ा रही थी। उसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि उसके दोस्त कैसे शांत हो सकते हैं। वह उनसे कुछ नहीं बोलता और तुरंत ही उठकर अपने कपड़े चेंज करने लगता है। थोड़ी देर में वह सब अपने घर पहुंच गए थे।
एक होठ जहां लीसा अपने मगरमच्छ वाले आंसू लेकर खड़ी थी, यूं ही दूसरी ओर रुद्र खड़ा था और दादाजी अपनी पैनी नजरों से रुद्र को देख रहे थे। रुद्र ने बार बार सबको बताने की कोशिश की कि जैसा वह सोच रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है। वह लीस के साथ बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन वहां बैठे लोगों को यकीन नहीं हो रहा था। वह लोग खुद अपनी आंखों से देखे थे। रुद्र इस समय ऐसे कटघरे में खड़ा था जहां उस पर कोई भी विश्वास नहीं कर रहा था। ये देखकर रुद्र का दिल टूट रहा था। उसकी फैमिली क्यों नहीं उस पर विश्वास कर रही है? वही लीसा फपक फपक कर रो रही थी। उसके मगरमच्छ के आंसू बह रहे थे, जिसे देखकर वहां सबका दिल पिघल गया। वही रुद्र की मां, जिसे अपने बेटे पर बहुत ज्यादा गर्व था, उन्हें तो भरोसा ही नहीं हो रहा था। राजीव जी और विजय जी को भी बिल्कुल भरोसा नहीं हो रहा था कि रुद्र कभी ऐसा कर सकता है, लेकिन हकीकत उनके आंखों के सामने थी, जिस वजह से खामोश थे। दादाजी बहुत ज्यादा गुस्से में थे। उन्होंने रुद्र से कई बार सवाल किया। उन्हें अपने पोते पर पूरा भरोसा था। वह चाहते थे कि रुद्र उन्हें सब कुछ खुलकर बताए, लेकिन रुद्र तब बताए ना जब उसे कुछ पता हो कि उसे नशा किसने दिया और वह उस कंडीशन में कैसे पहुंचा और कामिनी उसके और लीसा उसके रूम में कैसे पहुंची। वही मेनका जी, जो कब के लीसा की आंखों के मगरमच्छ आंसू को देख रही थी, उनके अंदर का सब्र खत्म हो गया। रुद्र बार बार लीसा को गुस्से में चिल्ला रहा था और बार बार उसे झूठ ही बोल रहा था। कामिनी जी अच्छे से जानती थी कि लीसा रुद्र के बचपन की दोस्त है। वह हमेशा घर आती थी और सबसे बहुत ही अच्छे से बात करती थी, जिस वजह से कामिनी जी भी उसके छल में आ गई, जिस वजह से मेनका जी भी उनके छल में आ गई। वह रुद्र के पास जाकर उनके गालों पर जोरदार तमाचा मार देती हैं। जैसे ही मेनका जी ने रुद्र को तमाचा मारा, चारों तरफ सन्नाटा छा गया। किसी को भी यह उम्मीद नहीं थी कि मेनका जी ऐसे रुद्र को मार देंगी। राजीव जी को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था, पर वह रुद्र पर हाथ नहीं छोड़ने वाले थे, क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं रुद्र पर थोड़ा भरोसा था। लेकिन मेनका जी एक औरत थी। वह कैसे एक औरत के दर्द को ना समझ पाती। लीसा के बहते हुए आंसुओं को देखकर उनका दिल दर्द से भर गया था और वह बिना सोचे समझे अपने बेटे पर हाथ उठा देती हैं। वही उनके ऐसे करने से रुद्र का दिल टुकड़ों में बिखर जाता है। इस वक्त वह अपनी आंसू भरी आंखों से अपनी मां को देख रहा था। दुनिया भले उस पर भरोसा करती या ना करती, पर उसकी मां को तो उस पर भरोसा करना चाहिए था। क्या उन्हें अपने संस्कारों पर भी भरोसा नहीं था? रुद्र के दिमाग में बहुत सारे सवाल तूफान की तरह चल रहे थे। उसे बिल्कुल भी भरोसा नहीं था कि उसकी मां उसके साथ ऐसा कुछ करेगी। वही दादाजी ने जैसे ही ये देखा, वह गुस्से में मेनका जी को डांटने लगे कि उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। उन्हें रुद्र पर पूरा भरोसा है। पूरा घर जहां एक तरफ था जो रुद्र पर भरोसा करने को तैयार नहीं था। वही दादा दादी अपने पोते को अच्छे से जानते थे, और वैसे भी उन्हें पहले से ही लीसा पसंद नहीं थी। वह उसके गिरगिट की तरह बदलते हुए रंग को अच्छे से देख सकते थे और समझ सकते थे, और बाकी बात उन्हें अर्णव और प्रणव बता दिया करते थे, जिससे दादाजी अच्छे से समझ चुके थे कि रुद्र को फंसाया गया है। लेकिन वह अभी कुछ कर पाते, इससे पहले ही मेनका जी ने रुद्र पर हाथ उठा दिया था। उनका हाथ उठाना बहुत ही गलत था। दादाजी इस समय रुद्र की शांत आंखों को देख रहे थे, जो अब बिल्कुल खामोश हो चुकी थी। अब ना तो रुद्र किसी को अपनी सफाई दे रहा था और ना ही कुछ बोल रहा था। वह बिल्कुल शांत था। वह बस शांत तरीके से अपनी मां को देख रहा था। वही मेनका जी इस समय रो रही थी और वह लीसा को शांत कराने की कोशिश कर रही थी और बोल रही थी कि तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं होगा। अगर रुद्र ने तुम्हारे साथ गलत किया है तो उसे तुमसे शादी करनी पड़ेगी और अपनी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। वही लीसा के तो मन का काम हो रहा था। उसने जो सोचा था वह हो गया था, पर उसे क्या पता था कि उसने एक सोते हुए शैतान को जगा दिया है। ये सब करके उसने बहुत गलत किया है।
लीसा को दूर दूर तक अंदाजा नहीं था कि जहां वह अपने सपने सजा रही है, वहां उसके साथ क्या होने वाला है। कुछ दिनों में सारा मामला ठंडा पड़ गया। मेनका जी ने रुद्र की शादी ली के साथ करने के लिए हाँ बोल दिया था। वैसे ही ये लोग अपने कॉलेज से पास आउट होते, इनकी शादी कर दी जाती। बस अब इंतजार था तो इनके पास होने का। वही रुद्र जो अब बिल्कुल ही टूट चुका था, उसे बुरा इस बात का नहीं लगा कि लीसा ने उस पर इल्जाम लगाया, बल्कि उसे सबसे ज्यादा दर्द और तकलीफ तो इस बात की हुई कि उसके अपने परिवार वालों ने उस पर भरोसा नहीं किया। धीरे धीरे वह अपने परिवार से दूर होता गया। 1 महीने के अंदर उसने अपने घर आना भी कम कर दिया था। वह अपने परिवार के किसी भी सदस्यों से बात नहीं करता था। उसने देखा था कैसे उसके भाई बहन उसे किस नजरिए से देखते थे और उसे बात करना भी कम कर दिए थे। जहां पहले सब लंच और डिनर के वक्त उसका इंतजार करते थे, वहीं अब वह लोग उसे इग्नोर करने लगे थे। रुद्र समझ गया था कि उन सबको उस पर विश्वास नहीं है, तो भला वह क्यों उनके लिए खुद को परेशान करे। उसने अपना दिल पत्थर का कर लिया। अब वह बिल्कुल किसी शैतान की तरह हो गया था। उसने इस 1 महीने में लीसा पर बहुत ही कड़ी नजर रखी और धीरे धीरे कर उसने लीसा की सारी सच्चाई पता लगाई और अंत में जाकर उसने अपने घर वालों के सामने सारी सच्चाई लाकर रख दी। जैसे ही लीसा की हकीकत सबको पता चली, सबने लीसा को घिन के नजरिए से देखना शुरू कर दिया। उन्होंने लीसा को बहुत कुछ सुनाया। वही मेनका जी जो इतने दिनों से रुद्र के इग्नोर करे जाने पर खुद को संभाल नहीं पा रही थी, उन्होंने तो लीसा के गालों पर थप्पड़ों की बरसात कर दी। वह इस वक्त लीसा को जान से मार देना चाहती थी, जिसकी वजह से उनका बेटा उनसे दूर चला गया। वह लीसा को कोसती रही। वही दादाजी ने लीसा को रुद्र की जिंदगी से दूर जाने को कह दिया। उन्होंने उसे बहुत समझाया कि वह रुद्र की जिंदगी से बहुत दूर चली जाए, वरना रुद्र उसे नहीं छोड़ेगा। पर लीसा बिल्कुल भी मानने को तैयार नहीं थी। फिर राधा जी ने उसे एक बहुत बड़ा अमाउंट दिया। वैसे भी ली एक लालची किस्म की लड़की थी और उसे अच्छे से अंदाजा था कि अब उसकी हकीकत सामने आने पर रुद्र के घर वाले भी उसे नहीं अपनाएंगे, और वैसे भी रुद्र को तो सब कुछ पहले से ही पता है। उसने सोचा था कि रुद्र उसका दोस्त है, इसलिए वह उसके साथ कुछ नहीं करेगा। लेकिन ये सब उसकी गलती थी। वह दादाजी के दिए पैसों को लेकर वहां से हमेशा हमेशा के लिए भाग जाना चाहती थी। रुद्र के उस बुरे वक्त में एक प्रणव अरण प्रणव प्रणव अर्णव और यह 3 ही ऐसे थे जिसने उसका पूरा साथ दिया था। यही कारण था कि रुद्र हमेशा उन्हें अपने साथ रखता है और उनके कुछ भी कहने पर वह बुरा नहीं मानता है। जब रुद्र को पता चला कि लीसा ने दादाजी से पैसे लेकर वहां से भागने की तैयारी कर रही है, तो उसने लीसा को पकड़वा लिया। फिर उसने अपने गार्डों से लीसा को हेलविला ले जाने को कह दिया। वहां रुद्र ने खुद लीसा को अपने हाथों से बहुत ही बुरी तरह से टॉर्चर किया। वो हर रोज लीसा को टॉर्चर करता था। लीसा उसके इतने भयानक रूप को देखकर इतनी ज्यादा डर चुकी थी कि उसे रुद्र की आहट तक से इतनी घबराहट होती थी कि मानो उसकी सांसें रुक जाएगी। लीसा ने कभी भी सपने में नहीं सोचा था कि रुद्र इतना इतना ज्यादा भयानक हो सकता है। उसने तो रुद्र से प्यार किया था, जिस वजह से उसने ये सब कदम उठाया था। उसे दूर दूर तक अंदाजा नहीं था कि रुद्र उसे ऐसी सजा देगा। उसे यकीन था कि रुद्र उसे थोड़ा बहुत सुनाकर छोड़ देगा, लेकिन उसे क्या पता था कि रुद्र ने उसकी जिंदगी नर्क से भी बेहतर बना दी थी। लीसा हर रोज रुद्र से अपनी जिंदगी की भीख मांगती थी, लेकिन रुद्र जो अब पूरी तरह से लीसा के दिए धोखे से टूट चुका था, वह उसकी जिंदगी को इस कदर नर्क बना चुका था कि लीसा चाहकर भी खुद को उससे नहीं बचा पाए। और एक दिन लीसा कहाँ गायब हो गई, किसी को कभी नहीं पता चला। वही रुद्र ने अपने परिवार वालों से खुद को अलग कर लिया था। वह ना तो कभी उनके साथ हंसता बोलता, ना कभी बैठकर खाना खाता। उसने खुद को इतना दूर कर लिया था कि आप सबको बहुत ज्यादा तकलीफ होती थी। धीरे धीरे उसके भाई बहन तो उसे थोड़ा बहुत बोलने लगे थे,
पर वह बाकी लोगों से बहुत दूर रहने लगा था। वह अपनी माँ से कभी भी बात नहीं करता था। ये बात मेनका जी के दिल को छल्ला कर जाती थी। आखिर में वह उनके जिगर का टुकड़ा था और उन्होंने उसे बस थप्पड़ ही तो मारा था। क्या है? वह इतनी बड़ी वजह थी जिससे वह हमेशा हमेशा के लिए उनसे दूर हो गया। वह अपने दुख दर्द किसके आगे बताएं? सब लोगों ने बहुत समझाने की कोशिश की, पर रुद्र कभी किसी से नहीं बोलता था। वह बस दादा दादी की बातों को मानता था, क्योंकि उस वक्त भी दादा दादी ने रुद्र पर ही विश्वास किया था। उन्हें अच्छे से पता था, उनका पोता ऐसा कभी नहीं कर सकता है। यही एक वजह थी कि रुद्र की नजरों में अपने दादा दादी के लिए बहुत ज्यादा सम्मान था। वह अपने दादा दादी के लिए कुछ भी कर सकता था, और वह अपने दादा दादी से बचपन से ही बहुत ज्यादा अटैच था। उसके दादा और दादी उससे बहुत ज्यादा प्यार करते थे। घर में सभी बच्चों से ज्यादा वह लोग रुद्र से ही प्यार करते थे। धीरे धीरे रुद्र का स्वभाव बिल्कुल ही बदल गया। वह एक पत्थर दिल इंसान बन गया। हंसना बोलना तो दूर, वह किसी की ओर नजरें उठाकर भी देखना पसंद नहीं करता था। लीसा की उस एक हरकत ने रुद्र के मन में लड़कियों के प्रति ऐसी भावना भर दी कि वह लड़कियों को घिन की नजर से देखने लगा। उसे सारी लड़कियां धोखेबाज और पैसों की प्यासी लगती हैं। उन्हें बस अपनी हवस पूरी करनी होती है। उसी बीच कुछ वक्त बाद रुद्र ब्रिटेन गया था। वह अपने कंपनी के काम के सिलसिले में वहां गया था, लेकिन अचानक से उस पर हमला हुआ और उसकी जान किसी एक लड़की ने बचाई थी। उसने निस्वार्थ भाव से उसकी जान बचाई और बदले में उसे किसी भी तरीके का कोई भी डिमांड नहीं किया। ना ही उसने कभी उससे अपने जान बचाने की कीमत ही मांगी। इसलिए रुद्र की नजरों में बस दुनिया की वह एक लड़की ही अच्छी लगती थी, और रुद्र ने उसे दिल से अपना माना था। इतना सब कुछ करने के बावजूद उस लड़की ने कभी भी रुद्र के सामने आने की कोशिश नहीं की, और नतीजा ये था कि रुद्र उसे आज तक खोजता ही रह गया। वह लड़की उसके मन में इस कदर छाप छोड़ गई कि ना चाहते हुए भी रुद्र उसे भुला नहीं पा रहा था। फ्लैशबैक इन रुद्र अभी अपने खिड़की के सामने खड़ा शहर के नज़ारे को देखते हुए ये सब कुछ सोच रहा था। एक बार फिर से वह उस लड़की के ख्यालों में डूब चुका था। वह बहुत ही बेचैनी के साथ बोलता है, लिटिल गर्ल तुम कहाँ हो? तुम ऐसे कैसे मेरी जिंदगी से जा सकती हो? रुद्र सिंघानिया को पहली बार किसी से प्यार हुआ और इस कदर हो गया है कि वह तुम्हारे बिना जीना नहीं चाहता है। प्लीज एक बार मेरे सामने आ जाओ। तुम मुझे जितना तड़पा रही हो, मैं अपने हर एक दर्द की कीमत तुमसे वसूलूंगा। तुम जो कोई भी हो, जहां कहीं भी हो, एक ना एक दिन मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा। पर वह दिन तुम्हारे आजादी का अंतिम दिन होगा। तुम हमेशा के लिए मेरी हो जाओगी, और अगर तुम नहीं मानी तो मैं तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए अपने पास कैद करके रख लूंगा। बस एक बार मेरी तलाश पूरी हो जाए। ये सोचते हुए उसकी आंखें अभी भी शून्य की ओर निहार रही थी, वहीं जहां रुद्र अपनी सोच में डूबा हुआ था। घर पर दादाजी दीवार में टंगी कैलेंडर में तारीख को ध्यान से देख रहे थे। वो हर रोज कैलेंडर में बनी तारीख पर एक टिक लगाते थे, जो इस बात का सबूत था कि वह हर दिन मन्नत के कॉन्ट्रैक्ट के खत्म होने की तारीख तक पहुंच रहे थे। उन्हें अच्छे से पता था कि मन्नत ने अगर कहा है कि वह बस उतने दिनों तक ही रुकेगी तो वह उतने दिनों तक ही रुकेगी, ना ही एक दिन कम ना ही एक दिन ज्यादा। उनका दिल इस समय बहुत ज्यादा घबरा रहा था। वह थक चुके थे रुद्र को समझाते समझाते। वह क्यों नहीं समझ रहा था कि वह अपने हाथों से वह चीज खो रहा है जिसे वह दोबारा चाहकर भी कभी नहीं पा सकता है। सब कुछ क्यों बर्बाद करने पर तुला है ये लड़का? इस समय उन्हें रुद्र पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। उनका मन कर रहा था कि वह रुद्र को थप्पड़ मार दें। वह अपने गुस्से पर कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। उसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि मन्नत उनके यहाँ से चली जाए, और अगर वह एक बार चली गई तो उन्हें अच्छे से पता है ब्रिटेन के हालात इस वक्त क्या है। आओ जाए, ये देखो झट, वह कभी भी लौटकर दोबारा नहीं आएगी। रुद्र इन सब बातों से बिल्कुल अनजान था,
यहाँ दादाजी का गुस्सा बढ़ रहा था, वहाँ रुद्र की चाहत बढ़ रही थी। बस जानना ये था कि इस दर्द और तकलीफ में कौन अपने मकाम तक पूरी तरह से पहुंच पाएगा। क्या दादाजी का इरादा कामयाब होगा या रुद्र की नफरत उस पर हावी हो जाएगी? क्या मन्नत की हकीकत कभी रुद्र के सामने आएगी? क्या रुद्र कभी मन्नत को इस रूप में अपना पाएगा? सब कुछ बहुत ही उलझा हुआ है, लेकिन कोई बात नहीं, जल्दी ही सब कुछ सुलझने वाला है और सबके दिल की बातें पूरी होने वाली है। किसी को दर्द मिलेगा तो किसी को आजादी, कोई सब कुछ खो देगा तो कोई सब कुछ हासिल करेगा। बस फर्क इतना है कि किसके हिस्से में खुशियां जाएंगी और किसके हिस्से में दर्द जाएगा, ये तो आगे ही पता चलेगा। फिलहाल रुद्र, जिसने इस समय अपनी पूरी ताकत लगा दी थी उस लड़की को ढूंढने की जिसने उसकी जान बचाई और जिसने भाटिया को उनके हाथों को सौंपा, वह भी जानना चाहता था कि आखिर में अक्षत की वह कौन सी दोस्त है जो इतनी ज्यादा पावरफुल है। इस बिजनेस की दुनिया में उसे अच्छे से पता था कि कौन इंसान कितनी पावर रखता है। आखिर में वह भी यहाँ का किंग है, उसे भला इस बारे में जानकारी क्यों नहीं है? उसने अपने लोगों को अक्षत के पीछे भी लगा दिया था क्योंकि उसे डाउट था कि अक्षत अभी भी उसे कुछ छुपा रहा है, लेकिन उसे दूर दूर तक अंदाजा नहीं था कि वह अक्षत को जस्ट शक की वजह से टारगेट कर रहा है। वह कभी नहीं जान पाएगा क्योंकि रुद्र के लोग अक्षत का पीछा घर के उसके घर से निकलने के बाद ही करेंगे और अक्षत भला बाहर किससे मिलेगा, जबकि वह शख्स तो उसके घर के अंदर ही है। उसे मिलना है तो वह तो घर के अंदर ही मिलेगा, इसलिए जाहिर सी बात थी कि रुद्र के लोगों को कभी भी इस बारे में कुछ भी जानकारी नहीं मिलेगी। वहीं अक्षत इन सब बातों से अनजान था, उसे नहीं पता था कि उसका भाई क्या कर रहा है, लेकिन फिर भी उसे इतना तो अंदाजा था कि वह शांत बैठने वाला नहीं है। रात को रुद्र जब घर लौट कर आता है तो काफी देर हो चुकी, चारों तरफ सन्नाटा फैला हुआ था। उसने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर ली थी, वह अपने होश में नहीं था। पता नहीं क्यों आज उसे अपने लिटिल एंजल की बहुत ज्यादा याद आ रही थी। वह बार बार यही बोल रहा था, लिटिल गर्ल तुम कहाँ हो, मैं थक गया हूँ तुम्हें ढूंढते ढूंढते। शराब के नशे में भी उसे यह याद था कि वह अपनी लिटिल गर्ल को बहुत ज्यादा मिस कर रहा है। वह उसकी याद में इस तरह से पागल हो गया था कि उसे किसी बात का होश नहीं था। वहीं जैसे ही वह लड़खड़ाते हुए अपने रूम में पहुंचता है तो एक जोरदार आवाज के साथ वह दरवाजे खोलने के साथ ही जमीन पर गिर जाता है। उस आवाज को सुनकर मन्नत चौंक जाती है, आखिर में यह आवाज कहां से आई? वह तुरंत अपनी जगह से उठकर रूम में आती है और अपनी नजरें चारों ओर दौड़ाने लगती है। तभी उसकी नजर अचानक दरवाजे पर जाती है जहां वह रुद्र को इस हालत में देखकर चौंक जाती है। आखिर में इस इंसान को क्या हुआ, उसे समझ में नहीं आता। वह अभी अपनी जगह पर खड़े बस अपनी आंखें उसे बड़े किए हुए देखे जा रही थी और बस यही सोच रही थी क्या उसे उठाना चाहिए, कहीं उसके छूने पर वह नाराज हो गया और कहीं उसने तमाशा खड़ा कर दिया। रात का वक्त है, सभी लोग क्या कहेंगे, यही सब सोचकर वह अभी भी अपनी जगह से टस से मस नहीं होती। उसे बहुत ही ज्यादा अजीब लग रहा था। फिर तभी उसका दूसरा मन बोलता है कि वह तुम्हारा पति है और जब तक तुम इसकी पत्नी हो तुम्हें अपने सभी पत्नी धर्म को निभाना पड़ेगा, चाहे वह कहने मात्र का क्यों ना पति हो, लेकिन है तो तुम्हारा पति ही। अपने मन अंतर्मन की बातों को सुनकर मन्नत उसे उठाने के लिए आगे बढ़ती है। इस वक्त उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। ये पहली बार था जब मन्नत खुद आगे बढ़कर उसे छूने जा रही थी। वह उससे एक दूरी बनाकर रखती थी। वह नहीं चाहती थी कि कभी वह किसी रिश्ते में आए और वह रिश्ता जिसमें उसे बेपनाह दर्द मिलता हो, तो वह उस रिश्ते से दूर ही रहना चाहती थी। लेकिन अभी जबकि वह पूरे होश में नहीं है तो वह उसकी हेल्प जरूर करेगी। ये सोचकर वह उसके पास पहुंचती है और उसे उठाने की कोशिश करने लगती है, लेकिन वह नशे में पूरी तरह से धुत था, जिस वजह से वह उसकी बातों को नहीं सुन रहा था और बार बार लिटिल गर्ल तुम कहाँ हो बोल रहा था। अभी भी उसकी जुबान पर वही शब्द थे।
उसके मुंह से निकल रही उन आवाजों को सुनकर मन्नत को समझ नहीं आता, क्योंकि यह सब रुद्र नशे में बोल रहा था जिससे उसकी जुबान लड़खड़ा रही थी। इसलिए वह ध्यान से सुनती है कि आखिर में यह क्या बोल रहा है। शायद उसे पता चल सके कि उसने इतनी ड्रिंक क्यों की। तभी उसे स्पष्ट रूप से उसकी आवाज सुनाई पड़ती है, लिटिल गर्ल तुम कहाँ हो? प्लीज तुम आ जाओ, मैं तुम्हारे बिना अब और नहीं जी सकता। उनके इन शब्दों को सुनकर वह अपनी जगह पर जम जाती है। क्या इसकी जिंदगी में कोई और थी? अगर कोई और था तो फिर इसने शादी क्यों की? फिर वह एक कड़वी मुस्कुराहट के साथ बोलती है कि हाँ, उसने शादी कहाँ की थी। शादी तो जबरदस्ती दादाजी ने करवाई थी, जिसे वह पूरी तरह से ठुकराता रहा है। उसने कभी इस शादी को एक्सेप्ट नहीं किया। वह कैसे भूल गई थी कि वह तो कभी इसे नजरें भी उठाकर नहीं देखता है। फिर दूसरे ही पल सोचती है, क्या इसकी जिंदगी में कोई लड़की है? अगर ऐसी बात है तो वह उसे जल्दी ही तलाक दे देगी, जिससे यह अपनी जिंदगी में आगे बढ़ सके। वैसे भी उसे इसके साथ कोई रिश्ता नहीं चाहिए था, और जब उसके सामने हकीकत आ चुकी है तो फिर वो उस हकीकत को ठुकरा नहीं सकती है। अगर कोई किसी से इतना ज्यादा प्यार करता हो कि ऐसी हालत में भी बस उसका ही नाम उसकी जुबां पर हो, तो सच में वह लड़की बहुत ही खुशकिस्मत है जिसे इतना प्यार करने वाला शख्स मिला। अब उस बेचारी को क्या पता था कि यह और कोई नहीं बल्कि वह खुद थी। वही रुद्र अभी भी नशे की हालत में यही बोल रहा था। अब मन्नत को उसे उठाकर बेड तक ले जाना था, जो चीज मन्नत के लिए बहुत ही मुश्किल लग रही थी। वह बिल्कुल नहीं चाहती थी कि वह उसे इस तरह से टच करे। अगर वह होश में होता तो वह उसे बिल्कुल भी खुद को टच नहीं करने देता। मन्नत को अच्छे से पता था, आज तक उसने सिवाय उसे टॉर्चर करने के अलावा कभी भी नजरें उठाकर भी नहीं देखा है। वह एक फीकी सी मुस्कान देती है। सच में वह अपने प्यार के लिए बहुत ही लायल है। लेकिन उसका क्या? फिर तभी वह सोचती है कि ठीक ही तो है। जितना ही वह उससे दूर रहेगा, इतना ही उसे यहाँ से जाने में आसानी होगी। और इतने दिनों से वह ये सब इसीलिए तो सह रही है, बर्दाश्त कर रही है कि कल उसे जाते वक्त बिल्कुल भी तकलीफ ना हो और इस चेहरे से उतनी ही नफरत हो जितना जिंदगी जीने के लिए उसे आसानी हो सके। वही रुद्र अभी भी जमीन पर उसी तरह लेटा हुआ था। मन्नत एक नजर उसे देखती है, फिर बहुत ही मुश्किल से उसे उठाती है और बार बार उसे खड़ा करने की कोशिश कर रही थी, पर वह उठने के लिए तैयार ही नहीं था। मन्नत इसी तरह उसे अपनी जगह पर खड़ा करती है और फिर वह उसे धीरे धीरे लेकर आगे बढ़ने लगती है। वह उसे उठाकर बेड तक ले जाना चाहती थी, पर मानो आज वह बेड सरक कर उससे दूर होता जा रहा था। वह जितना ही उसके पास जाने की कोशिश करती, रुद्र उतना ही लड़खड़ा कर बार बार जमीन पर गिरता जाता। उसे इस वक्त उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। उसका मन कर रहा था कि वह उसे इसी तरह छोड़ दे, लेकिन फिर वह एक लंबी आह भरती है और फिर से उसे उठाकर बेड तक ले जाने लगती है। काफी देर मशक्कत करने के बाद आखिर में वह बेड तक पहुंच ही जाती है। इससे पहले कि वह उसे बेड पर लेटाती, रुद्र ने अचानक से उस पर उल्टियां कर दी, क्योंकि उसने बहुत ज्यादा पी रखी थी। शायद इतना ज्यादा कि वह खुद पर काबू नहीं रख सका। वही जैसे ही उसने उस पर उल्टियां की, मन्नत का मन किया कि वह उसे जोर से जमीन पर धक्का दे दे। आखिर में यह पागल इंसान जब तक अपने होश में रहता है तब तक तो उसे परेशान करता ही है, लेकिन नशे की हालत में भी उसने उसे परेशान करने का तरीका ढूंढ निकाला है। उसे इस वक्त रुद्र पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था, वहीं उसे बहुत ज्यादा घिन भी लग रही थी। वह किसी तरह रुद्र को अपने साथ बाथरूम तक ले जाती है। इन सब चक्कर में वह सारी गंदगी रुद्र और मन्नत के कपड़े में बहुत ही बुरी तरह से लग जाता है, जिस वजह से अब मन्नत को भी उल्टियां करने का मन कर रहा था। उसे रुद्र पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था, पर वह कुछ नहीं कर सकती थी क्योंकि यह इस समय होश में नहीं था, और अगर शायद होश में होता तो इस समय मन्नत को अपने पास देखकर शायद उसे धक्का ही दे देता।
मन्नत उसे किसी तरह बाथरूम में ले जाती है और उसे एक साइड बिठाकर जल्दी से अपने कपड़े उतार कर फेंक देती है। इस समय वह बस अपने अंदर के कपड़ों में थी। उसे अच्छे से पता था रुद्र को कोई होश नहीं है। वही रुद्र जो उल्टी करने के बाद थोड़ा अच्छा महसूस कर रहा था। वह अपनी अधखुली आंखों से मन्नत की ओर देखता है। मन्नत इस वक्त जल्दी जल्दी अपना मुंह हाथ धुल रही थी, जिस पर शायद उसकी उल्टियां लग गई थी। वहीं इस वक्त मन्नत की गोरी त्वचा उसके आंखों के सामने थी। एक पल के लिए रुद्र उसे देखकर आश्चर्य में पड़ जाता है, लेकिन दूसरे ही पल फिर से उसके ऊपर नशा हावी होने लगता है, जिस वजह से वह कुछ सही से समझ नहीं पाता और वह फिर से अपनी आंखों को मीच कर देखने लगता है। लेकिन अभी भी उसे अपनी आंखों के सामने एक बहुत ही खूबसूरत लड़की का चेहरा दिख रहा था। इतनी ज्यादा खूबसूरत कि उसके आगे दुनिया की हर खूबसूरती कम लगे। वही दूसरे ही पल उसे एहसास होता है कि यह तो उसकी बेबी गर्ल है। ये देखकर उसकी आंखों से सामने फिर से धुंधलापन छाने लगता है। वह बार बार अपनी आंखों को मसलने की कोशिश कर रहा था, पर वह अभी भी पूरे तरीके से होश में नहीं था। फिर वह सोचता है कि यह उसकी इमेजिनेशन है, जहां उसे उसकी बेबी गर्ल दिख रही है। वही मन्नत अब तक में अपने आप को पूरी तरह से साफ कर चुकी थी। अब उसे रुद्र के कपड़े उतारने थे, जो चीज उसके लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो रहा था। आज तक जिसे उसने कभी नजरें उठाकर भी नहीं देखा। वही वह उसके कपड़ों को कैसे उतारे उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, पर उसे ये सब करना होगा। वह खुद को तैयार करती है और धीरे धीरे कर उसके सर के बटन को खोलने लगती है। वह जैसे जैसे उसको शर्ट के बटन को खोल रही थी, रुद्र का मस्कुलर चेस्ट उसके सामने रिवील हो रहा था। उसकी आंखों के सामने का यह नजारा बहुत ही अट्रैक्टिव था। एक पल के लिए तो मन्नत भी उसके शरीर की बनावट देखकर हैरान हो जाती है। वह कितना ज्यादा परफेक्ट था। जितना ही वह देखने में सुंदर था, उसे कहीं ज्यादा उसने अपनी वाणी बना रखी थी। वह सच में भी ज्यादा हैंडसम था, और इतना हैंडसम था कि देखने वालों की नजरें भी उस पर से हटना ना चाहे। लड़कियां तो उसके अपनी जान भी न्योछावर कर दे। उसकी सुंदरता इतनी ज्यादा थी कि कामदेव भी उसके आगे फीका पड़ जाए। मन्नत अपनी आंखें फाड़े उसे ध्यान से देख रही थी। फिर उसे होश आता है कि वह क्या कर रही है। वह जल्दी से अपना सर झटकती है और फिर उसे के कपड़े उतार कर बाथरूम में ही एक साइड फेंक देती है और उसे बाथरो पहनाकर किसी तरह से वहां से लेकर बेड तक जाती है। ये सब करने में उसे ही पता था कि उसकी आधी जान निकल चुकी थी। वो ये सब एडजस्ट नहीं कर पा रही थी, लेकिन फिर भी उसने किसी तरह उसे लाकर बेड पर लेटा दिया। वही वह जैसे ही उससे दूर जाने लगी, तो रुद्र ने तुरंत उसके हाथों को पकड़ लिया और बहुत ही प्यार से बोला, लिटिल गर्ल, तुम कहाँ जा रही हो? तुम मुझे ऐसे छोड़कर नहीं जा सकती हो। वह इस वक्त पूरी तरह से नशे में था और उसकी आंखों के सामने अपने लिटिल गर्ल का चेहरा दिखाई दे रहा था। वह उसे ऐसे कैसे छोड़ सकता है? वही मन्नत के होश ही उड़ जाते हैं। उसे लगता है कि इसका नशा उतरने लगा है और वह उसे इस तरह से देखेगा तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। वह तुरंत ही अपने हाथों को उसे छुड़ाती है और उससे थोड़ी दूर जाकर खड़ी हो जाती है। वह उसे ध्यान से देखने लगती है और वह उसे समझने की कोशिश कर रही थी कि क्या यह नशे में है कि अपने होश में है। वही रुद्र अपनी आंखों को बार बार झपकाते हुए नशीली आंखों से उसकी ओर देख रहा था। उसे भी यह एहसास नहीं था कि उसके सामने खड़ी लड़की हकीकत है या सपना है। वह तो बस उसे अपना ख्वाब समझ रहा था। वह फिर से बोलता है, लिटिल गर्ल, मैं तुम्हारा कब से इंतजार कर रहा था। मैंने तुम्हें कहां कहां नहीं ढूंढा और जब आज तुम मुझे मिली हो तो तुम ऐसे कैसे मुझसे दूर जा सकती हो? ये कहकर वह अपनी जगह से उठने लगता है, लेकिन वह उठ नहीं पा रहा था। वही मन्नत डर जाती है। क्या वह उसे इस तरह से देखकर अपनी लिटिल गर्ल समझ रहा है? उसे कुछ समझ नहीं आता कि वह उसे क्यों लिटिल गर्ल बोल रहा है। फिर उसे लगता है कि शायद वह नशे में है।
इसलिए उसे हर जगह उसकी प्रेमिका ही दिखाई दे रही होगी। यही कारण होगा जो उसे बार बार वह लिटिल गर्ल कहकर पुकार रहा है। मन्नत तुरंत ही वहां से बालकनी की ओर भाग जाती है। वहीं रुद्र अपनी अधखुली आंखों से उसे अपनी आंखों के सामने ओझल होता हुआ देख रहा था। उसे इस तरह जाता हुआ देखकर रुद्र का दिल फिर से टूट रहा था। वह बार बार उसे आवाज दे रहा था, लिटिल गर्ल, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती हो। तुम रुक जाओ वहीं पर, वरना तुम सोच नहीं सकती कि मैं तुम्हें कैसी सजा दूंगा। लिटिल गर्ल रुक जाओ, लिटिल गर्ल रुक जाओ। ये बोलते हुए अब उसकी सांसें धीमी पड़ रही थी। वह धीरे धीरे इसी तरह से नींद में चला जाता है और सारी रात बस अपने लिटिल गर्ल के ही सपने में डूबा रहता है। वही मन्नत जो बालकनी में अपनी जगह पर आकर लेट गई थी, उसकी सांसें इस समय तेज थी। वह समझ नहीं पा रही थी कि क्या उसने उसे ऐसे देख लिया है, क्या उसे सुबह ये सब याद होगा। फिर तभी वह बोलती है, नहीं नहीं, वह पूरी तरह से नशे में है, उसे मैं याद नहीं रहूंगी। ये सोचते हुए वह फिर से अपनी जगह से उठती है और वहीं बालकनी में एक ट्यूब निकालती है, जिसे लेकर फिर से वह अपने पूरे शरीर पर लगाना शुरू कर देती है, क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि सुबह सुबह उठकर रुद्र उसे फिर से उस रूप में देखे। जब उसने खुद को अच्छे से चेक कर लिया कि अब सब कुछ सही है तो वह सुकून से लेट जाती है। लेकिन अभी भी उसके दिमाग में बहुत सारे ख्याल चल रहे थे। धीरे धीरे उसे कब नींद आती है उसे भी पता नहीं चलता और रात इस तरह बीत जाती है। दिन सुबह जब रुद्र उठता है तब तक मन्नत रूम से जा चुकी थी, क्योंकि वह सुबह ही नहा धोकर तैयार होकर सबसे पहले मंदिर में जाकर पूजा करती थी और फिर किचन में सर्वेंट के साथ खाना बनाने में लग जाती थी। वहीं रुद्र अपने बिस्तर से उठकर बैठता है। इस वक्त उसके सर पर बहुत जोर से दर्द हो रहा था। वह तुरंत ही अपना सर पकड़कर बैठ जाता है। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसके सर में इतनी तेज दर्द क्यों हो रहा है। वह याद करने की कोशिश करने लगता है कि कल क्या हुआ था। फिर उसे धीरे धीरे सब याद आने लगता है कि कैसे वह रात को अपने दोस्तों के साथ बार में गया था और वहां उसने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर ली थी। फिर यतीम ने उसे उसके घर तक छोड़ा था। उसके बाद वह घर के अंदर आया। फिर उसे उसके आगे का कुछ भी याद नहीं आ रहा था। वह अपने दिमाग में बहुत जोर देकर कोशिश कर रहा था कि उसे कुछ याद आए। तभी उसे धुंधला धुंधला सा याद आता है कि उसे किसी ने उठाकर बेड तक लाया था और सुलाया था। ये सोचकर उसकी आंखें छोटी हो जाती है। वह तुरंत अपने कपड़े को देखता है तो उसका कपड़ा चेंज था। जैसे ही वह ये देखता है तो उसका खून खौल उठता है। क्या उस लड़की ने मेरे नशे में होने का फायदा उठाया है? क्या ऐसा हो सकता है? उसके मन में तभी ख्याल आता है, क्या वह ऐसा करके प्रेग्नेंट होना चाहती थी? और क्या कल रात उसने मेरे साथ वह सब कुछ किया, पर उसे कैसे पता चले? वह अपने पूरे शरीर को देखने लगता है, पर उसे ऐसा कुछ भी महसूस नहीं हो रहा था। वह अपने दांत पीसते हुए बोलता है कि घटिया लड़की, तू इतनी ज्यादा चालाक निकलेगी, मैंने कभी सपने में नहीं सोचा था। वह इस वक्त इतने गुस्से में था कि उसका फिर से सर दर्द करने लगता है। वहीं उसकी नज़र साइड पर जाती है तो वह देखता है कि वहां ग्लास में कुछ ढक कर रखा हुआ है। तो वह उसे उठाता है तो देखता है वह नींबू पानी रखा हुआ था। ये देखकर उसके गुस्से का ठिकाना नहीं होता है। इतना सब कुछ करके वह क्या मुझ पर एहसान जता रही है और मुझे ये जताना चाहती है कि उसे मुझे मेरी कितनी परवाह है। ये सोचते हुए वह गुस्से में उठाकर ग्लास को दूर फेंक देता है, जिस वजह से ग्लास के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। क्योंकि ग्लास शीशे का था और जैसे ही उसने उठाकर दूर फेंका वह टकराकर चूर चूर हो गया। वह अपना सर पकड़कर बैठ गया। तभी उसके यादों में धुंधली धुंधली सी याद आने लगती है कि उसकी एंजल कैसे उसके सामने थी और फिर वह कैसे उससे दूर होती चली गई और फिर उसके आंखों के सामने से गायब हो गई। ये सोचते ही सुकून से उसकी आंखें बंद हो जाती है। वह फिर से बोलता है, एंजल, तुम मुझे क्यों इतना तड़पा रही हो? प्लीज प्लीज तुम मेरे सामने आ जाओ।
वरना मैं तुम्हारे बिना मर जाऊंगा। अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। आखिर में तुम दुनिया के किस कोने में छुप कर बैठी हो? मैं तुम्हें कहाँ ढूंढूं? ये कहते वक्त वह इतना ज्यादा बेबस और लाचार लग रहा था कि किसी को भी उस पर दया आ जाए। वह खुद को आज इतना ज्यादा बेबस महसूस कर रहा था। शायद ही उसने जिंदगी में कभी खुद को इतना कमजोर पाया हो। वह कुछ नहीं कर पा रहा था। वह अपनी एंजल को ढूंढ नहीं पा रहा था। वही सुकून से उसकी आंखें बंद थी। वह अपनी एंजल के ख्यालों में डूबा हुआ था। तभी उसकी आंखों के सामने से फिर से वह सारा नजारा घूमने लगता है। वह उसने ध्यान से देखा था। उसके सामने उसकी एंजल ही खड़ी थी। फिर उसे अपने सर में तेज दर्द होने लगता है। वह बार बार याद करने की कोशिश कर रहा था, पर उसे कुछ भी याद नहीं आ रहा था। वह समझ नहीं पा रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। बाथरूम में उसे हल्की हल्की सी धुंधली सी याद थी कि उसके सामने उसकी एंजल कैसे खड़ी थी। उसके तन में बस उसके अंदर के ही कपड़े थे। उसका गोरा बदन सोने सा चमक रहा था। उसने सब कुछ देखा था। तो क्या उसकी एंजल उसके साथ थी? नहीं नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? वह सिर्फ उसके ख्वाबों में आती है और फिर हवा की तरह गायब हो जाती है। ये सोचते हुए वह अपना सर पकड़ कर बैठा था। उसे लग रहा था कि उसने सब ख्वाब देखा है। वह नशे में होने की वजह से उसने उसे अपने सामने देखा था, जो कि हकीकत नहीं है। पर उस बेचारे को क्या पता ये सब उसके साथ हकीकत में हुआ था। लेकिन कहते हैं ना, नशे में इंसान अपना सुध-बुध खो देता है। वही हाल इस वक्त रुद्र का भी था। वह सोच रहा था कि वह बहुत ज्यादा नशे में था, इसीलिए शायद उसे ऐसा लग रहा है। वही दूसरी तरफ मन्नत नीचे सबके लिए खाना तैयार कर रही थी। तभी एक सर्वेंट आकर मन्नत से बोलता है कि दादाजी ने आपको बुलाया है। उसकी बातों को सुनकर मन्नत सोचने लगती है कि आखिर में आज दादाजी ने मुझे क्यों बुलाया है। फिर भी कोई बात नहीं, उसे जाकर देखना पड़ेगा। ये सोचकर वह उस सर्वेंट से बोलती है कि ठीक है भैया, आप चलिए, मैं आ रही हूँ। उसकी आवाज इतनी और इतनी मीठी और प्यारी थी कि एक बार के लिए सर्वेंट उस पर से अपनी नजरें ही नहीं हटा पाती। वह प्यार से मन्नत को देख रही थी। वह भी जानती थी कि इस घर में क्या हो रहा है। वह रुद्र के आदतों से अच्छी तरह से वाकिफ थी। वह मन ही मन सोचती है, इतनी मासूम और इतनी प्यारी सी बच्ची है। काश इनकी शादी रुद्र बाबा से ना हुई होती, तो आज इनकी जिंदगी खुशियों से भरी होती। भला कैसे कोई इतनी मासूम बच्ची को इतना परेशान कर सकता है? ये सोचते हुए वह अपना सर झटक देती है। आखिर में वह एक सर्वेंट थी। वह चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती थी। वही मन्नत अपने काम को एक साइड कर अपने हाथ धुलती है और तुरंत ही दादाजी से मिलने के लिए चली जाती है। मन्नत जैसे ही दादाजी के रूम में पहुंचती है तो देखती है कि दादाजी कुर्सी पर बैठकर एक किताब पढ़ रहे थे। तभी मन्नत दरवाजे पर खड़ी होकर पूछती है, दादाजी क्या मैं अंदर आ जाऊं? उसकी मीठी सी आवाज जैसे ही दादाजी के कानों में पड़ती है, वह अपनी नजरें उठाकर देखते हैं तो दादाजी अपने सामने उस प्यारी सी बच्ची को देखते हैं। इस वक्त मन्नत को देखकर दादाजी के दिल में बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही थी। क्या वह प्यारी बच्ची अब उनके साथ बस कुछ ही दिनों की मेहमान है? फिर वह उसे कभी नहीं देख पाएंगे। दादाजी इस वक्त बहुत ही ज्यादा दुखी थे। उनके नालायक पोते की वजह से उन्हें आज बहुत ज्यादा दुख हो रहा था। वह नहीं चाहते थे कि मन्नत कभी भी उनके घर से दूर जाए। वह हमेशा ही उस बच्ची को अपनी आंखों के सामने देखना चाहते थे। लेकिन उन्हें अच्छे से पता था कि उनकी दूर दूर तक ये हैसियत नहीं है कि वह एक राजकुमारी को अपने घर में रोक कर रख सके। लेकिन फिर भी उन्होंने ऐसा किया था। उन्होंने मन्नत को एक रिश्ते से बांधकर रोक कर रखा था। लेकिन कितने दिनों के लिए? बस चंद दिन ही बाकी थे उसके जाने में। दादाजी प्यार से बोलते हैं, बच्चा आपको यहाँ आने के लिए मेरे इजाजत की जरूरत नहीं है। यह आपका घर है।
आप चाहे जहां बिना किसी के इजाजत के आ जा सकती हैं। उनकी बातों को सुनकर मन्नत के होठों पर फीकी सी मुस्कान आ जाती है। उसकी उस मुस्कुराहट को देखकर दादाजी भी समझ जाते हैं कि वह क्या सोच रही है। उन्होंने कह तो दिया था कि यह उसका घर है, पर क्या सच में इस घर के लोगों ने उसे अपनाया था? यहाँ तक कि उसके पति ने भी तो उसे नहीं अपनाया था। आना जाना तो दूर, वह यहाँ तो सुकून से भी 2 पल नहीं गुजार रही थी। फिर वह कैसे बोल सकते हैं? उन्हें अब अपने ही शब्दों पर अफसोस होने लगा था। ये तो बिल्कुल जले पे नमक छिड़कने के समान था। पर अब वह बोल चुके थे तो कुछ नहीं कर सकते। वह अफसोस से अपनी नजरें नीचे झुका लेते हैं। उन्हें इस वक्त सच में बहुत ज्यादा दुख हो रहा था। जहां दुनिया भर के ऐशो आराम से पली वह लड़की आज उनके घर में एक नौकर की जिंदगी जीने पर विवश थी। ये सब उन्हीं का किया धरा था। उन्हें खुद के फैसले पर बहुत ही ज्यादा अफसोस था, लेकिन वह स्वार्थी हो गए थे, सिर्फ मन्नत को अपने पास रखने के लिए। वह अपनी अंतिम सांसों तक ये कोशिश करते रहेंगे कि यह बच्ची उनसे दूर ना जाए। लेकिन क्या उनकी यह कोशिश कामयाब हो पाएगी? ये बात उन्हें भी अच्छे से पता था कि वह उसे कभी नहीं रोक सकते हैं। हाँ, अगर कोई रोक सकता था तो वह रुद्र का प्यार हो सकता था। इंसान अपने प्यार के हाथों मजबूर होकर वह सब कुछ कर जाता है जो कभी वह जिंदगी में भी नहीं करने की सोचे रहता है। लेकिन उनके सोच के विपरीत रुद्र तो उसे एक पल भी देखना बर्दाश्त नहीं कर पाता। कितना अभागा है उनका पोता। सच में उन्हें इस समय रुद्र की किस्मत से अफसोस हो रहा था। वह खुद ही अपने आप को बर्बादी के रास्ते पर ले जा रहा था, पर वह कुछ नहीं कर सकते थे। तभी मन्नत उनके पास आती है और बोलती है कि दादाजी, आपने मुझे क्यों बुलाया? मन्नत की बातों आवाज को सुनकर दादाजी अपनी नजरें मन्नत की तरफ उठाकर उसे देखने लगते हैं और बोलते हैं, मुझे पता है कि अब तुम यहाँ ज्यादा दिनों तक के लिए नहीं रुकोगी, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ कि एक बार तुम बस मेरी वजह से रुद्र को माफ कर बस एक बार के लिए फिर से तुम अपनी जिंदगी में उसे जगह दे दो। दादाजी की बातों को सुनकर मन्नत को अच्छा तो नहीं लगता। वह उस इंसान को कैसे माफ कर सकती है जिसने उसके साथ इतना बुरा किया हो, जिसने उसकी आत्मा तक को छल्ली कर दिया हो। लेकिन फिर भी वह खामोश खड़ी रहती है। दादाजी अच्छे से समझ रहे थे। तभी दादाजी उसके सामने अपना हाथ जोड़ लेते हैं और कहते हैं, बच्चा, मुझे पता है उस नालायक को माफ करना इतना आसान नहीं है, लेकिन हर पति पत्नी में ये होता है। तभी मन्नत दादाजी की तरफ देखते हुए कहती है कि हाँ, हर पति पत्नी में तो होता है, लेकिन तब जब एक पति अपनी पत्नी को पत्नी मानता हो। लेकिन आपको तो अच्छे से पता है। इतना बोलकर वह चुप हो जाती है, क्योंकि वह उसके आगे नहीं बोल सकती थी, क्योंकि उसके अधूरे शब्द उसके दर्द को बयां कर रहे थे। दादाजी कैसे इतने स्वार्थी हो सकते हैं? सच में यार, मुझे इस वक्त दादाजी के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है। अगर कोई उनके साथ ऐसा व्यवहार करता तो क्या वह उसे माफ कर सकते थे? फिर वह कैसे यह उम्मीद कर सकते हैं कि मन्नत उनके पोते को माफ कर दे? यह उनका पोता था ना, तो उन्हें उसमें बुराई नहीं नजर आ रही थी। लेकिन खुद को मन्नत की जगह पर रख कर देखें, कोई कैसे ऐसे इंसान को माफ कर सकता है जो उसके साथ जानवरों जैसा व्यवहार करता हो? वह भले ही रुद्र के सामने एक गांव से आई सीधी साधी लड़की है, लेकिन फिर भी वह एक इंसान तो है। फिर भी कैसे रुद्र उसके साथ जानवरों जैसा व्यवहार कर सकता है? लेकिन दादाजी को तो अपने पोते की गलती ही नजर नहीं आ रही है। वह अब भी इतने ज्यादा स्वार्थी हो गए हैं। मुझे तो ये दादाजी ही पूरे विलन दिखाई पड़ रहे हैं। आप लोगों को क्या लगता है? क्या सच में दादाजी की बातें सही हैं और मन्नत को रुद्र को माफ कर देना चाहिए? मैं तो उसे बिल्कुल भी माफ नहीं कर सकती थी। चलिए देखते हैं आगे स्टोरी में क्या होता है। दादाजी की बातों को सुनकर मन्नत उन्हें एकटक अपनी खाली आंखों से देख रही थी। क्या उन्हें अब भी उससे उम्मीद रखनी चाहिए? क्या उनका बेटा सच में माफी के लायक था? क्या वह अपने खून के लिए स्वार्थी नहीं हो रहे हैं?
वहीं मन्नत की उन खाली आंखों को देखकर दादाजी शर्म से अपनी नजरें झुका लेते हैं। फिर वह किसी तरह हिम्मत करके बोलते हैं, मुझे पता है बेटा तुम इस वक्त क्या सोच रही हो। मैं सच में बहुत ही ज्यादा स्वार्थी हूँ, पर यह मैं सिर्फ रुद्र के लिए नहीं कर रहा हूँ। मैं अपने खुद के लिए कर रहा हूँ, क्योंकि यह बुरा नहीं चाहता है कि वह तुम जैसी बच्ची को खो दे। मैं चाहता हूँ कि तुम हमेशा मेरे पास रहो, क्योंकि मुझे पता है तुम वह चीज हो जो दुनिया में सभी के लिए बस एक सपना है, और जब तुम हमारे पास हो तो हम इस नायाब कीमती चीज को कैसे खो सकते हैं। तुम यह मेरा स्वार्थ ही समझ लो, लेकिन मैं सच में तुम्हें खोना नहीं अफोर्ड कर सकता हूँ। तुम्हारे जाने के बाद मुझे नहीं लगता कि मैं सांसें भी ले पाऊंगा। दादाजी की ऐसी बातों को सुनकर मन्नत का दिल भर जाता है। वह कैसे उसे इस तरह से मजबूर कर सकते हैं। वह दादाजी से बोलती है, दादाजी किसी से इतना दिल नहीं लगाना चाहिए कि बाद में उससे दूर होते वक्त जीना भी मुश्किल हो जाए। तभी दादाजी बोलते हैं कि बच्चा, जिस दिन मैंने तुम्हें पहली बार देखा था उस दिन से तुम मुझे अपनी पोती के रूप में ही दिखाई देती हो। मैंने तुम्हें कभी अपने परिवार से अलग नहीं समझा। अफसोस है कि मेरे पोते के आंखों में पता नहीं किस चीज की पट्टी बंधी है जो वह तुम्हारी सादगी को नहीं पहचान पा रहा है। लेकिन यकीन मानो, उसे तुम्हें खोने के बाद जो दर्द और तकलीफ होगी शायद ही वह खुद को संभाल पाएगा। मुझे अच्छे से पता है कि तुम्हारी हकीकत जानने के बाद वह शायद कभी खुद को माफ नहीं कर पाएगा। तब मन्नत एक फीकी मुस्कुराहट के साथ बोलती है, आपके कहने का क्या मतलब है। जब उसे मेरी हकीकत पता चलेगी तब उसे अफसोस होगा, और अगर कहीं मैं एक गरीब लड़की रहती तो उसे कभी अपने किए पर अफसोस नहीं होता। तभी दादाजी बोलते हैं कि इस दुनिया की सच्चाई है, पैसा, रंग, रूप, यही भेदभाव का सबसे बड़ा कारण है। इसी पैसे के आगे पूरी दुनिया झुक जाती है, और यही पैसा ना होने पर ये दुनिया उन लोगों को अपने कदमों तले कुचल देती है। तुम्हें ये सच्चाई अच्छे से पता होगी। आखिर में तुम खुद एक राजकुमारी हो। तुमने भी पूरी दुनिया देख रखी है। तुम्हें भी अच्छे से पता है कि इस काली दुनिया की हकीकत क्या है। दादाजी की बातों को सुनकर मन्नत कुछ नहीं कह पाती है, क्योंकि दादाजी जो बोल रहे थे वही इस दुनिया की हकीकत थी। इस समय वह दोनों खामोश थे। कमरे में पूरी तरह सन्नाटा छाया हुआ था। दादी जी इस वक्त यहाँ नहीं थी। वह मंदिर में पूजा कर रही थी, जिस उन्हें यहाँ हो रही बातों के बारे में कुछ भी पता नहीं था। तभी दादाजी अपनी चुप्पी तोड़ते हुए बोलते हैं कि 2 महीने पूरे होने में अब बस कुछ ही दिन बाकी है। शर्त के मुताबिक उस दिन तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा और तुम इस रिश्ते से मुक्त हो जाओगी। मुझे पूरा यकीन है, शायद उस दिन तुम्हें बहुत ज्यादा खुशी होगी, लेकिन यकीन मानो वह दिन मेरे जिंदगी का सबसे तकलीफ भरा दिन होगा। ये बोलते वक्त दादाजी की आंखें थोड़ी नम हो जा रही थी और उनका गला भी भर गया था। वह कैसे भूल सकते थे कि उन्होंने मन्नत की कोर्ट मैरिज करते वक्त मन्नत के कहने पर तलाक के पेपर भी तैयार करवाए थे, जिसमें रुद्र और मन्नत के सिग्नेचर थे। कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक अगर इन 2 महीने में रुद्र उसे अपने पास रोकने में सक्षम हो जाता है तो वह मन्नत के ऊपर डिपेंड था कि वह रुकना चाहती है कि नहीं रुकना चाहती है। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो मन्नत इस रिश्ते से पूरी तरह आजाद हो सकती थी। उसे किसी भी तरह से रोका नहीं जा सकता था। यह शादी 2 महीने बाद अपने आप खारिज हो जाती। दादाजी ऐसा नहीं करना चाहते थे, पर मन्नत की शर्त के आगे उन्हें भी झुकना पड़ गया था। वह अच्छे से जानते थे कि वह दुनिया को चलाने वाली लड़की है, तो ऐसे आंख बंद कर किसी भी कॉन्ट्रैक्ट पर वह साइन नहीं करने वाली है, जब तक वह अपनी सुविधा की पूरी व्यवस्था ना कर ले। और मन्नत भी इस रिश्ते में बनकर नहीं रहना चाहती थी, क्योंकि उसके पास बहुत बड़ा काम था। उसे अपने दुश्मनों को खत्म करना था, तो वह यहाँ कैसे रुक सकती थी। वही मन्नत बोलती है कि हाँ, शर्त के मुताबिक मैं अपना वादा पूरा करूंगी। अभी मैंने आपके आधे दुश्मनों को खत्म कर लिया है, अब बस आधे की बाकी है। जैसे ही वह मेरे हाथ लगेंगे मैं उन्हें खत्म कर दूंगी।
उस दिन से आप लोगों की जिंदगी आसान हो जाएगी। फिर मेरा कॉन्ट्रैक्ट भी खत्म हो जाएगा। मैं जिस काम के लिए यहाँ आई हूँ, वह काम खत्म हो जाएगा। तो मैं भी यहाँ से सुकून से वापस जा सकूंगी, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि मैं अपने वादे को पूरा किए बिना यहाँ से जाऊं। इसलिए अभी मैं उसी काम में लगी हूँ। दादाजी को अब तक क्या हुआ था, ये सब कुछ अच्छे से पता था। उन्हें पता था कि मन्नत ने भाटिया को पकड़ लिया है, और उन्हें ये भी पता चल गया था कि उसके पीछे का मास्टरमाइंड कोई और है। ये जानकर दादाजी भी थोड़ा आश्चर्य में थे, लेकिन अब वह भी जानना चाहते थे कि आखिर में वह कौन है। अब उन्हें मन्नत के अगले कदम का इंतजार था। थोड़ी देर बाद दादाजी और मन्नत कुछ और भी बातें करते हैं। फिर उसके बाद मन्नत उस रूम से निकलकर चली आती है। उसे दादाजी के कमरे से आता हुआ देखकर नीचे बैठी सोनाली जी बोलती हैं, दीदी देखो ना, वो लड़की पापा जी के कमरे से आ रही है। आखिर में सुबह सुबह ऐसा कौन सा काम होगा जिसके लिए पापा जी ने उसे बुलाया है। वहीं मेनका जी भी मन्नत की तरफ देखने लगती हैं। उन्हें भी नहीं समझ में आ रहा था कि आखिर में वह इतनी सुबह वहां क्या करने गई हैं। फिर वह बोलती हैं, होगा कोई काम, हमें इससे क्या मतलब, चलो फिलहाल चलकर देखते हैं कि नाश्ता तैयार हो गया कि नहीं। सबको फिर नाश्ते के लिए बुला लेते हैं। इतना कहकर वह लोग किचन की ओर चली जाती हैं। वह किचन में जाकर देखती हैं तो सारा नाश्ता तैयार हो चुका था। उन्हें अच्छे से पता था कि यह मन्नत ने किया है। वैसे इतने दिनों से उन लोगों को भी मन्नत के हाथ के खाने की आदत लग गई थी। उसके हाथों में सच में जादू था। कोई यह नहीं कह सकता था कि उसके बनाए खाने किसी भी प्रोफेशनल शेफ के खाने से खराब हैं। वह तो इतने ज्यादा टेस्टी होते थे कि वह हमेशा कुछ ज्यादा ही खा लेते थे, जिस वजह से उन्हें ऐसा महसूस होता था कि अब वह पहले से थोड़े मोटे हो गए हैं। लेकिन फिर भी वह अपने डेली के एक्सरसाइज पर ध्यान देते हैं, तो उन्हें ज्यादा कुछ अपने फिगर खराब होने का डर नहीं था। थोड़ी देर में मन्नत भी वहां आ जाती है, तो सोनाली जी बोलती हैं कि जाओ जाकर रुद्र को बुला लाओ। तभी मेनका जी बोलती हैं कि आज क्यों तुम उसे बुलाने को कह रही हो। तो सोनाली जी बोलती हैं कि एक बार ट्राई करने में क्या जाता है। अब उसकी बीवी भी तो आ गई है, हो सकता है अब वह थोड़ा थोड़ा बदलने लग जाए और एक बार वह फिर से हमारे साथ खाने पीने लगे तो फिर वह दिन दूर नहीं होगा जब वह हमारे साथ फिर से उसी तरह से घुल मिल जाएगा। सोनाली जी की बातों को सुनकर मेनका जी अपना सर अफसोस से हिलाते हुए बोलती हैं कि तुम गलत सोच रही हो। वह कभी भी अब हमारे साथ फिर से नहीं आएगा। अब वह हमारा पुराना रुद्र नहीं रह गया है, वह बदल चुका है, वह बदल चुका है। इतना कहते वक्त उनके आंखों से आंसू बहने लगते हैं। सारा गलती तो उन्हीं का था। अगर उन्होंने उस दिन उस पर विश्वास कर लिया होता और हाथ न छोड़ा होता तो आज ऐसा कुछ नहीं होता। वही मन्नत उन दोनों को देख रही थी। वह उनसे ज्यादा नहीं बोलती थी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या बोले। वह खामोशी से उन्हें रोता हुआ देख रही थी। तभी सोनाली जी बोलती हैं कि ठीक है मन्नत, जाओ तुम नाश्ता लेकर उसके रूम में ही पहुंचा दो। दीदी सही बोल रही हैं, शायद वह अब दोबारा उस तरह से हमारे साथ खुलकर नहीं जी पाएगा। अब यही हमारी किस्मत है। यह सोचते हुए उनका चेहरा भी लटक जाता है। मन्नत कुछ नहीं बोलती है। वह एक ट्रे में रुद्र के लिए नाश्ता निकालती है और लेकर जाने लगती है। रास्ते में वह यही सोच रही थी, क्या वह उसके हाथों से नाश्ता लेगा? क्या वह गुस्से में आकर उसे फेंक देगा, या फिर कहीं वह उसे फिर से गलत इल्जाम न लगाने लगे? इसके मन में इस समय बहुत सारे ख्याल चल रहे थे। कब वह सोचते सचते कमरे के सामने जाकर खड़ी हो जाती है। उसे एहसास भी नहीं होता है। फिर वह धीरे से कमरे का डोर ओपन कर अंदर आती है और नाश्ते को टेबल पर रखकर अपनी नजरें घुमाती है। दूसरे ही पल रुद्र, जो अभी अभी नहाकर बाहर आया था, उसने अभी अपने शरीर पर बस एक तौलिया लपेट रखा था, जिसे देखकर एक पल के लिए तो मन्नत उसे देखती ही रह जाती है।
फिर अचानक से हड़बड़ाकर वह अपनी नजरें फेर लेती है। इस समय रुद्र बहुत ही ज्यादा हॉट लग रहा था। अगर ऐसे हालत में उसे लड़कियां देख ले तो वह तो उस पर मरने के लिए भी तैयार हो जाए। सच में उसे बहुत ही अच्छे से तराशा गया था। वहीं रुद्र की नजर मन्नत पर पड़ती है तो उसे इतना ज्यादा गुस्सा आता है कि उसके गुस्से का कोई ठिकाना नहीं रहता। वह गुस्से से मन्नत के पास जाता है और नाश्ते की टेबल को जोर से अपने पैर से मारता है, जिस वजह से वह टेबल वहीं टूटकर चूर-चूर हो जाती है और सारा नाश्ता गिर जाता है। ये देखकर मन्नत थोड़ा घबरा कर दूर हो जाती है। फिर रुद्र गुस्से से उसकी तरफ देखते हुए अपने दांत पीसकर बोलता है कि तुम क्या करना चाहती हो? तुम इस तरह से मुझे क्या जताना चाहती हो कि तुम्हें मेरी बहुत परवाह है और तुमने मेरे साथ कल क्या किया? ये सोचते वक्त उसका खून खौल उठता है। वह तेजी से मन्नत के बालों को अपने हाथों में पकड़ लेता है, जिससे मन्नत के सर में बहुत ही ज्यादा तेज दर्द होता है। वह अपनी आंखें बंद कर लेती है। इस वक्त उसके पूरे शरीर में ऐसा उबाल आ रहा था कि मानो वह इसी वक्त रुद्र की जान निकाल लेगी। आज तक किसी की हिम्मत नहीं हुई उसे नजरें उठाकर देखने की, और यह व्यक्ति जो कहने को उसका नाम मात्र का पति है, वह उसके साथ ऐसा व्यवहार कर रहा है। लेकिन फिर भी वह खुद को रोक लेती है क्योंकि बस कुछ ही वक्त बाकी है। फिर वह इस व्यक्ति के आंखों से इतनी दूर चली जाएगी कि वह चाहकर भी उसे कभी ढूंढ नहीं पाएगा। वहीं रुद्र गुस्से से उसके बालों को और भी तेजी से खींच रहा था और उसका चेहरा उठाकर अपनी ओर करता है। मन्नत अपनी आंखों को खोलकर उसे देखती है। जैसे ही वह अपनी आंखें खोलती है तो उसकी नीली आंखों में आंसू भरे हुए थे जो छलकने को तैयार थे, लेकिन वह छलक कर नीचे नहीं गिर रहे थे। एक पल के लिए तो रुद्र उसकी आंखों को देखता ही रह जाता है। पता नहीं क्यों जब जब वह इन आंखों को देखता है तो वह खुद को उस ओर खींचता हुआ महसूस करता है। ऐसे लगता है जैसे यह आंखें उसे हिप्नोटाइज कर रही हो। एक पल के लिए तो वह सब कुछ भूल गया था। उसकी वह आंखें जो समुद्र की तरह गहरी थी और वह आंखों में भरे हुए आंसू जो ये बताने को तैयार थे कि समुद्र की सुनामी बस बाहर किनारे पर फैली दुनिया को बहाने के लिए तैयार है। बस वह आंसू एक बार छलक कर आंखों से बाहर आ जाए फिर मानो आसपास की पूरी दुनिया बर्बाद हो जाएगी। लेकिन इतनी देर तक उसकी आंखों में देखने के बावजूद वह आंसू बाहर गिरने को तैयार नहीं थे। रुद्र को पता नहीं क्यों एक अजीब सी बेचैनी हो रही थी। वह गुस्से से मन्नत को दूर झटक देता है, जिससे मन्नत खुद को संभाल नहीं पाती और सीधा जाकर जमीन पर गिरती है। इस वजह से उसके हाथों में हल्की चोट आ जाती है। वह अभी भी जमीन पर उसी तरह से गिरी हुई थी और रुद्र उसे बहुत ही गुस्से से देख रहा था। वह गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है, मैं तुम्हें अब और नहीं बर्दाश्त कर सकता हूँ। इतना बोलकर वह अपने साइड में रखे टेबल से के दराज से एक पेपर निकालता है और उसके मुंह पर फेंक कर मारता है। कहता है, तुरंत इस पर सिग्नेचर करो क्योंकि मैं तुम्हें यहाँ दोबारा नहीं देखना चाहता हूँ। मन्नत को समझ नहीं आता कि वह पेपर क्या था। वह उठाकर उन्हें देखती है तो आश्चर्य से उसकी आंखें बड़ी हो जाती है। तो आपको क्या लगता है दोस्तों, वह पेपर किस चीज का होगा? उसमें ऐसा क्या लिखा था जिसे देखकर मन्नत ऐसे चौंक गई थी? और क्या रुद्र मन्नत को अपनी जिंदगी से निकाल बाहर फेंकेगा? क्या मन्नत रुद्र के बचे उस दुश्मन को जो कि उन सभी का मास्टरमाइंड था उसे पकड़ पाएगी? और क्या किसी को पता चल पाएगा कि आखिर में भेड़ की खाल में लिपटा हुआ वह भेड़िया कौन है जो उनके घर में सेंध लगाकर सब कुछ बर्बाद करने के लिए बैठा है? अगर मन्नत यहाँ ना आई होती तो सब कुछ बर्बाद हो गया होता और शायद ही रुद्र उसके हाथों जीवित बच पाता। तो आपको क्या लगता है कि मन्नत उस व्यक्ति को पकड़ पाएगी? और फिर मन्नत का जब कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा तो क्या वह हमेशा हमेशा के लिए रुद्र की जिंदगी से निकल जाएगी? और क्या रुद्र को कभी मन्नत की हकीकत पता चल पाएगी? तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, और क्या रुद्र यह जान पाएगा कि मन्नत ही उसकी वह एंजल है जिसे वह इतना बेकरार होकर ढूंढ रहा है?
ये सब जानने के लिए आप स्टोरी में बने रहे। और दोस्तों, मैं इतनी मेहनत से स्टोरी लिखती हूँ तो कृपया कर मेरी स्टोरी को चुराकर आप लोग अपने चैनल पर अपलोड नहीं करिएगा। मैंने कई चैनल में देखा है कि मेरी स्टोरी को वह लोग अपलोड कर रहे हैं। मैं सच में बता रही हूँ कि मैं आपके खिलाफ कड़ा एक्शन लूंगी। मैं इतनी मेहनत से स्टोरी बनाती हूँ, इसके पीछे अपना सारा दिन बर्बाद करती हूँ और आप लोग आराम से मेरी स्टोरी अपने चैनल पर अपलोड कर लेते हैं। आप लोगों को थोड़ा भी शर्म नहीं आती है? खुद से थोड़ी बहुत मेहनत करिए, ऐसे दूसरों की मेहनत को चुराए नहीं। और हाँ, मेरे सभी लिसनर से एक ही रिक्वेस्ट है कि जाने से पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। और मैं तो बताना ही भूल गई कि मेरी एक और स्टोरी आ रही है जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। एक ऐसी लड़की की कहानी जो देखने में बहुत ही मासूम और भोली सी है, जिसकी सुंदरता ऐसी है कि इंद्र की अप्सरा भी उसके आगे पानी लागे अगर कोई उसे देख ले तो पलके झुकाना ही भूल जाए। लेकिन उसका इस दुनिया में कोई नहीं। वो एक अनाथ की जिंदगी जीती है, पर उसकी हकीकत कुछ और ही है। उसके पीछे कई रहस्य छुपे हुए हैं। वहीं उसकी शादी एक ऐसे लड़के से हो जाती है जो राजस्थान का हुकुमसा था। वह बहुत ही निर्दयी और क्रूर था। वह इतना बड़ा राक्षस था कि उसके सामने जाने से भी लोगों को खौफ आता था। वह लोगों को जानवरों की तरह ट्रीट करता था और अचानक से इस भोली और मासूम सी लड़की की शादी एक दिन उसके साथ हो जाती है, जिसे वह बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करना चाहता है। तो ऐसी सिचुएशन में वह उसे किस तरह से अपनी जिंदगी से बाहर निकालेगा? वह उसे कौन सी तकलीफें देगा और कितने दर्द में उसकी जिंदगी बीतेगी? और फिर ये लड़की जो खुद में एक रहस्य है, यानी हमारी हीरोइन, उसकी सच्चाई कैसे उसके सामने आएगी? और जब वह उसकी हकीकत जानेगा तब उसका रिएक्शन क्या होगा? तो यार, मेरी यह नई स्टोरी जिसका नाम सीक्रेट माफिया हुक्मरानी सा है, उसे सुनना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए, बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए मेरे उन सभी दोस्तों को दिल से धन्यवाद जो डेली मुझे प्यारे प्यारे से कमेंट करते हैं। आपके कमेंट पढ़कर मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। फिलहाल मैं सभी के कमेंट के आंसर तो नहीं दे पाती हूँ, लेकिन फिर भी अगर आप मुझसे कोई सवाल करते हैं तो मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं उसका आंसर आप लोगों को दे सकूं। और आगे भी आप लोग इसी तरह प्यारे प्यारे कमेंट जरूर करिएगा, मुझे आपके कमेंट का इंतजार रहता है। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।